नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवान्वित अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष यूट्यूब पर मेरे चैनल सहकार यूट्यूब के साथ। आज के इस अंक का संदर्भ सहकारिता विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण से संबंधित है। देखिए, आज मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ जो प्रशिक्षण से संबंधित है, तो मेरे दिमाग में एक पुस्तक का शीर्षक आ रहा है। यह पुस्तक काफ़ी मशहूर हुआ करता था कोल्ड वार के समय, और इस पुस्तक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। यह पुस्तक 6 ऐसे बुद्धिजीवियों के आलेख का संकलन था जो प्रारंभ में समाजवादी विचारधारा से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और कालांतर में साम्यवादी विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया, और उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे उसे इस पुस्तक में संकलित किया गया, जिसका संपादन किया था रिचर्ड क्रॉसमैन ने। कोल्ड वार के समय में यह पुस्तक पश्चिमी देशों के लिए साम्यवादी विचारधारा से लड़ने का एक वैचारिक आधार था। जाहिर है इस पुस्तक का संदर्भ भिन्न है, आप भी अनुभव करेंगे। तो मुझे कभी कभी क्यों यह लगता है कि इस पुस्तक के शीर्षक की तरह ही मैं क्यों न कहूँ कि द ट्रेनिंग दैट फेल्ड। हम सभी जान रहे हैं, परिचित हैं कि इन दिनों सहकारिता विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार नियोक्ता को होता है, अनुशासनिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकार कर सकता है, लेकिन एक छोटे से संगठन में जहां कर्मियों की, अधिकारियों की संख्या कम हो, और यदि बड़े पैमाने पर अनुशासनिक कार्रवाई होने लगे तो कतिपय प्रश्नों का उठना लाजमी है। क्या यह अनुशासनिक कार्रवाई अधिकारियों द्वारा किए जा रहे मनमानी का प्रतिफल है, अथवा यह सहकारिता विभाग की प्रशिक्षण नीति और प्रशिक्षण प्रक्रिया की विफलता का परिणाम है? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सहकारिता विभाग में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सभी संवर्ग के अधिकारियों, चाहे वे बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हों या बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के हों, उनके नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए 52 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कई चरण हैं। प्रथम चरण की शुरुआत 4 सप्ताह के प्रशिक्षण देने से होता है, और यह प्रशिक्षण होता है बिहार लोक सेवा प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान गया जी, जिसे हम बिपाट भी कहते हैं। शुरुआत वहीं से होती है 4 सप्ताह के प्रशिक्षण की, और अंत भी वहीं से होता है फिर अगले 4 सप्ताह की। तो बिपाट में जो हम अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं वह 2 महीने का अर्थात 8 सप्ताह का होता है, 2 चरण में। लेकिन इस प्रशिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह द्वितीय चरण है, और यह चरण 15 सप्ताह का होता है, और इसमें सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यह डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट फॉर द बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेटिव सर्विस कैडर के लिए होता है, और डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव ऑडिट फॉर बिहार कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विस कैडर के लिए होता है। जब हम लोग सेवा में आए थे अगस्त 1995 में, तो हम लोग का प्रशिक्षण भी दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना में ही हुआ था, और यह हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था यह 6 महीने का हुआ करता था। जाहिर है कि जब हमने ARCS के रूप में किया तो प्रशिक्षण में DNS पटना में ही प्राप्त किया। अब मैं पुनः लौटता हूँ। जो प्रशिक्षण का होता है उसका तृतीय चरण 25 सप्ताह का होता है, जो फील्ड ट्रेनिंग का होता है। प्रथम चरण में तो जो ऑफिसर्स हैं वह 4 सप्ताह के लिए बिपाट चले जाते हैं,
और विपाट से लौट के आते हैं तो फिर 15 सप्ताह का प्रशिक्षण दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना में प्राप्त करते हैं। और जब तृतीय चरण का उनका प्रशिक्षण शुरू होता है तो 25 सप्ताह का होता है। इसमें फील्ड ट्रेनिंग होता है और इस फील्ड ट्रेनिंग में जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें विभिन्न कार्यालयों से संबद्ध करके प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जो स्थिति है उसको मैं बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए है, तो उसमें 2 सप्ताह का प्रशिक्षण उन्हें देना है मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय से इसका संबंध होकर। फिर 4 सप्ताह का ARCS के कार्यालय से संबंध होना है। फिर 2 सप्ताह का DCO के कार्यालय से संबंध होकर प्रशिक्षण लेना है। फिर 2 सप्ताह का डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के कार्यालय से संबंध होकर प्रशिक्षण लेना है। फिर 2 सप्ताह का जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड के कार्यालय में प्रशिक्षण लेना है। 3 सप्ताह का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रशिक्षण लेना है और 2 सप्ताह का बिहार स्वावलंबी सहकारी अधिकरण का प्रशिक्षण लेना है और फिर 4 सप्ताह का संयुक्त निबंधक के कार्यालय में अधिभार से संबंधित न्यायालय कार्य का प्रशिक्षण लेना है और फिर 2 सप्ताह का जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2 सप्ताह का कोषागार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। कहने का मतलब है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 25 सप्ताह का है उसका दायरा अत्यंत विस्तृत है और इसमें बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को विभिन्न कार्यालयों से संबद्ध किया जाता है। जो विभागीय कार्यालय भी होते हैं, नाबार्ड का कार्यालय भी होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय भी होता है और कोषागार प्रशिक्षण से संबंधित भी कार्यक्रम होता है। इसी तरह जो बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी हैं उन्हें भी 4 सप्ताह के लिए अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के साथ संबद्ध किया जाता है। 4 सप्ताह के लिए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय के साथ संबद्ध किया जाता है। 2 सप्ताह के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के साथ, 3 सप्ताह के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यालय के साथ, फिर 2 सप्ताह के लिए जिला विकास प्रबंधक के कार्यालय के साथ और फिर 2 सप्ताह के लिए उप मुख्य अंकेक्षक के कार्यालय के साथ और 4 सप्ताह के लिए संयुक्त निबंधक अंकेक्षण के कार्यालय के साथ और 2 सप्ताह के लिए प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक के कार्यालय के साथ न्यायिक कार्यों में प्रशिक्षण पाने के लिए संबद्ध किया जाता है। और जो अंतिम चरण होता है, चतुर्थ चरण, वह 4 सप्ताह का होता है और वह प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण से संबंधित होता है और यह चरण भी विपाट द्वारा संपादित किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब हमने प्रशिक्षण की इतनी व्यापक व्यवस्था की है और यह 52 सप्ताह में बटा हुआ है और यह 4 चरण में बटा हुआ है, तो जाहिर है कि हमने प्रशिक्षण कार्य को काफ़ी गंभीरता से लिया है। सहकारिता विभाग ने प्रशिक्षण कार्य को काफ़ी गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं, जो सहकारिता विभाग की प्रशिक्षण नीति है उसमें यह भी कहा गया है कि पदाधिकारियों की योग्यता एवं कौशल वृद्धि हेतु लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों यथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान मसूरी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद, भारतीय ग्रामीण संस्थान आनंद, अब इसने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, जेवियर प्रबंध संस्थान जमशेदपुर, बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे आदि संस्थानों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है। मतलब है कि जो सहकारिता विभाग की प्रशिक्षण नीति है वह बहुत ही व्यापक है और यह न केवल राज्य के अधीन जो इंस्टीट्यूशनल प्रशिक्षण की बात करता है, बल्कि वह राज्य के बाहर जो प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ भी अपने अधिकारियों को कौशल वृद्धि के लिए भेजने की चर्चा करता है और विभाग ने भेजा भी है। IIM इंदौर में भेजा है, बैकुंठ मेहता इंस्टीट्यूट में भेजा है। तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तो हम आगे बढ़ते हैं दिक्कत की समीक्षा करने से पहले। देखिए, अब यह तो अधिकारियों की प्रशिक्षण के कार्यक्रम की मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और अंकेक्षण भी हमारे यहाँ सेवा प्राप्त करते हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, विपाट में भी दिया जाता है और जो मुख्य प्रशिक्षण जो 15 सप्ताह का होता है वो DNS रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पटना में दिया जाता है। हाँ, इधर 5 बैच से 30 के बैच में लगभग 150 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र पूसा में भी दिया गया है। लेकिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का भी और अंकेक्षकों का भी जो नवनियुक्त होते हैं उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मेजर उत्तरदायित्व डीएनएस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पटना का ही है। आजकल तो विभाग प्रशिक्षण के रूप में इतना जागरूक हो गया है कि उसने डीएनएस पटना और सीटीसी पूसा में जो सहायक हैं, कंप्यूटर सहायक, जो कार्यपालक सहायक हैं, उनके भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। और साथ ही जो नौ प्रोन्नत पाए सहायक निबंधक संवर्ग में या जिला अंकेक्षण पदाधिकारी संयुक्त समितियाँ के संवर्ग में पदाधिकारी आते हैं, उनको भी विपाट के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है 1 सप्ताह का। अब प्रशिक्षण की इस व्यापक व्यवस्था को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। और प्रशिक्षण पर विभाग काफ़ी राशि खर्च भी कर रहा है। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग और बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के 9 पदोन्नत 30 पदाधिकारियों को 4 सप्ताह का प्रशिक्षण विपाट गया जी में दिलवाया गया। और इस कार्य के लिए विभाग ने विपाट गया जी को 29,72,210 रुपये का आवंटन दिया। इसी तरह से प्रशिक्षण पर खर्च के संदर्भ में हम डीएनएस पटना की क्या स्थिति उसे देखें। वहाँ डीएनएस पटना में 25-26 में 54 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का एक लॉट था। कई सारे लॉट विपाट गया भी गए हैं और डीएनएस भी गए हैं, लेकिन एक हल्की सी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि क्या खर्च हो रहा है एक लॉट पर, उसको आपको बता दूँ, एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। अब डीएनएस पटना में 54 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का जो 15 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसके लिए विभाग ने डीएनएस को 29,72,200 रुपया दिया। इसी तरह सीटीसी पूसा में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है 30 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का 15 सप्ताह का आवासीय, उस वहाँ पर भी 13 लाख के आसपास का कॉस्ट आता है। और यह सबसे कम कॉस्ट है, यह सबसे कम कॉस्ट आता है सरकारी प्रशिक्षण केंद्र पूसा में। अब सवाल है कि प्रशिक्षण की इस व्यापक तामझाम और खर्च को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि आखिर समस्या कहाँ है, चूक कहाँ हो रही है। क्या जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं वो प्रशिक्षण प्रभावी न होकर मात्र खाना पूर्ति रह गया है? क्यों यह विभाग को महसूस हो रहा है कि विभागीय अधिकारी विभागीय कार्यों का निष्पादन नियमानुसार नहीं कर रहे हैं, जिस कारण बड़े पैमाने पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की स्थिति बन रही है? अब इस सवाल का जवाब तो हमें प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था में ढूंढना होगा। क्या इसके लिए प्रशिक्षणार्थी दोषी हैं जो पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं प्रशिक्षण कार्य को एक पिकनिक के रूप में लेते हैं और पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं? या इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान दोषी हैं? या फिर इसके लिए जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वह दोषी है? इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। और जो विभाग में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं और मेरा अपना अनुभव भी है, मैं यदा कदा वहाँ प्रशिक्षण देने जाता हूँ, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और नो डाउट वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम करता है। विभाग एक अनुशासन की भावना को पैदा करता है, सवेरे से उठकर पीटी में लगा देता है, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि में लगाता है और फिर क्लास में उतना ही सख्ती से लेता है। लेकिन क्या विभागीय कार्यों की जानकारी उस गहनता के साथ वह दे पाता है जो अपेक्षित है? यह एक प्रश्न है, इसका भी समाधान खोजने की जरूरत है। विभाग में जो भी नवनियुक्त अधिकारी जाते हैं तो क्या फाउंडेशन कोर्स के रूप में प्रथम 4 सप्ताह में विभागीय गतिविधियों, योजनाओं, नियम कानून की के प्रारंभिक जानकारी उन्हें मिल पाती है? इसे हमें देखने की जरूरत है, सहकारिता विभाग को देखने की जरूरत है। देखिए, सहकारिता विभाग मात्र प्रशिक्षण के लिए सूची प्रेषित करके प्रशिक्षण संस्थाओं को और प्रशिक्षण के बाद राशि आवंटित करके और उसका भुगतान करके ही निश्चित नहीं हो सकता है। उसको प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ आखिर चूक कहाँ हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि विभाग में बहुत जबरदस्त आधारभूत व्यवस्था है। दूसरी जो प्रशिक्षण का हमारा सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वह है डीएनएस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पटना है। और 1995 से अधिकारियों को और सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देता आ रहा है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। और यह प्रशिक्षण सत्र जो 15 सप्ताह का होता है, जो
सेवा से संबंधित होता है और यह कार्य विपाट द्वारा किया जा रहा है, डीएनएस पटना द्वारा किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा 4-5 बैच मिला है वो भी बीसीओ लोगों का, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सिटी कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर पूसा को। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमको जो डीएनएस पटना में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसकी विवेचना करने की जरूरत है और विभाग को भी उसकी विवेचना करनी चाहिए कि आखिर यह प्रशिक्षण किस रूप में चल रहा है। अब सवाल है कि देखिए डीएनएस का जो स्थिति है आजकल, हालांकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, हॉस्टल के निर्माण में हमने करोड़ों रुपया दिया है। हमने यह सोच कर दिया है कि ये चलिए कोऑपरेटिव का इंस्टीट्यूट है और इसको एनसीसीटी गाइड करता है तो हमारे लिए प्रायोरिटी रूप में काम करेगा। हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे जो कर्मी हैं उनको यह प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण देगा। लेकिन आजकल यह हो रहा है कि डीएनएस प्रीमियर इंस्टीट्यूट पटना में बन गया है ट्रेनिंग का। हर विभाग का वो पशुपालन का ट्रेनिंग दे रहा है, मत्स्य पालन का ट्रेनिंग दे रहा है, सैन्य संगठन से संबंधित प्रशिक्षण दे रहा है, जीविका से संबंधित सब, माने जितने भी विभाग हैं उनका प्रशिक्षण दे रहा है। और मजाक में तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आज डीएनएस को कहा जाए कि वो एटॉमिक एनर्जी पर और स्पेस रिसर्च पर ट्रेनिंग का आयोजन करे तो उसको भी वो कर देगा। मैं पूरी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। हमारा लक्ष्य था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के, डीएनएस के में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के पीछे कि वो हमारे ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देगा। लेकिन स्वाभाविक है जहाँ 25 तक की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें एक ट्रेनिंग का एक पार्ट बन के रह गया है, एक खाना पूर्ति की स्थिति बन हो गई है। इसलिए विभाग को जो डीएनएस में जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, खासकर समीक्षा तो सभी की होनी चाहिए, चाहे वो विपाट गया जी हो, डीएनएस पटना हो या सीटीसी पूसा हो। लेकिन डीएनएस पटना में चूँकि हम मेजर निर्भर कर रहे हैं और मेजर राशि दे रहे हैं तो वहाँ के प्रशिक्षण कार्य पर हमको कड़ी नजर रखनी चाहिए कि आखिर किस तरह का प्रशिक्षण देकर लोग आ रहे हैं जो यह कठिनाई उत्पन्न हो रही है। और देखिए अब प्रशिक्षण कार्यक्रम को यदि प्रशिक्षणार्थी गंभीरता से नहीं लेंगे तो कोई भी प्रशिक्षण संस्थान कितनी भी शिद्दत के साथ प्रशिक्षण देगा तो प्रशिक्षणार्थी उसको ग्रहण करने में असफल रहेंगे यदि उसको एक पिकनिक के रूप में लेंगे, एक छुट्टी का अवसर के रूप में लेंगे। यह भी प्रवृत्ति प्रशिक्षणार्थियों में पाई जाती है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कभी कभी कतिपय प्रशिक्षणार्थी होती है, सभी के बारे में बात नहीं करूँगा, कभी कभी कतिपय प्रशिक्षणार्थी होते हैं, खासकर जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से संदर्भ में मेरा अनुभव रहा है कि वे प्रशिक्षण के जो शेड्यूल का प्रेशर है उसको नहीं झेल पाते हैं, थकने लगते हैं या प्रशिक्षण उनका मन नहीं लगता है और फील्ड की पुकार उनको ज़्यादा आकर्षक लगती है। इसको भी विभाग को मॉनिटरिंग करना चाहिए। और पूसा में तो बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है इन लोगों ने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेते हैं और क्लासरूम में कैमरा लगा दिया है और जो विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं उसको मॉनिटर करते रहते हैं और मिनट पर अपना कमेंट देते रहते हैं। तो ये स्थिति ठीक है, विपाट गया जी में उनका अपना ऑब्जर्वर बैठता है क्लासरूम में, लेकिन विभाग को भी तो देखना चाहिए कि वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं। और डीएनएस तो बगल में पटना में है और विभाग तो डेली एक समीक्षा के लिए, डेली एक नज़र रखने के लिए एक शेड्यूल बना सकता है। अब मैं आता हूँ पाठ्यक्रम पर, और यहाँ मैं जो पाठ्यक्रम है उस पर जो डीएनएस में 15 सप्ताह के ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम है उस पर मैं फोकस करूँगा। देखिए जो पाठ्यक्रम का जो 15 सप्ताह का जो है उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ क्या है। उसमें एनवायरनमेंट फॉर कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 सेशन है। कुल 255 सेशन में एनवायरनमेंट फॉर कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 सेशन है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने अधिक सेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़रूरत है कि अधिक सेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन का कामना के कार्यों से सामना करना पड़ेगा उससे इसका बहुत अधिक सरोकार नहीं रहता है। इसको थोड़ा संक्षिप्त किया जा सकता है। दूसरा है कोऑपरेटिव एंड एलाइड लॉस। इसमें 45 सेशन दिया गया है, लेकिन कोऑपरेटिव एक्ट के लिए मात्र 28 सेशन दिया गया है। मात्र 45 में मात्र 28 सेशन है कोऑपरेटिव लॉ के लिए, बाकी जो 17 सेशन है एलाइड लॉज के लिए है। और कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स बाई लॉज का तो सामना और उसका समाधान तो मिनट मिनट पर देना पड़ता है सहकारिता विभाग के अधिकारियों को, चाहे वे अधिकारी हों या हमारे सहकारिता कार्यालय में पदस्थापित लिपिक वर्ग के कर्मी हों या फिर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हों। और इसमें मात्र यह एक उपेक्षित क्षेत्र है, इसमें मात्र 28 सेशन है, जिसको कम से कम
45 के आसपास होना चाहिए। और इस 28 सेशन में कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनका हमारे सहकारी अधिनियम से कहीं कोई सरोकार नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें एक अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का सब्जेक्ट भी आता है, जिसका प्रोविजन हमारे एक्ट और रूल्स में नहीं है। चलिए अब है कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, उसमें भी 30 सब सेशन है। चलिए ठीक है, लेकिन जो नया डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर एंड नॉन क्रेडिट सेक्टर में, वो शामिल नहीं है इसमें। वही पुराने ढर्रे पर इसको चला रहा है। फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट से 45 सेशन है। चलिए ठीक है, खासकर ऑडिटर्स के लिए उपयोगी होता है और हमारे विषयों को भी समझना चाहिए। MIS एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का 30 सेशन है, जो बहुत ही पुराना विषय वस्तु, बहुत ही पुराना है। आज जब हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, अब कोऑपरेटिव बैंक को हम फिनाकल 10 पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तब तक ये पुराने विषय वस्तु को ढूंढना, सब सेशन ठीक है, लेकिन जो विषय वस्तु है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और CTC पूसा ने किया भी है कुछ इसमें काम। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट पर 30 सेशन है। एक आवश्यक विषय वस्तु है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी की जा सकती है। फिर है एक मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस पर 30 सेशन है। अभी कितना ज़रूरी है उसको देखना है। कहने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन के समस्याओं से जो रूबरू होना पड़ता है कोऑपरेटिव एक्ट, रूल्स, बायलॉज से या विभागीय योजनाओं से, विभागीय योजनाओं के संदर्भ में दिन प्रतिदिन क्या समस्याएं आ रही हैं, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस सिलेबस में देखने को नहीं मिलती है। तो एक ज़रूरत है विभाग को कि सिलेबस को लोकल नीड्स के हिसाब से, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार से संशोधित करें। गोदाम निर्माण का क्या एक एक सूक्ष्म पहलू है, उसकी चर्चा करें। धान अधिप्राप्ति में क्या समस्याएं आ रही हैं, और आजकल FRK को लेकर तो हंगामा मचा हुआ है और हम सभी से अवगत हैं। गोदाम निर्माण में क्या तकनीकी पहलू है, जिसको लेकर गया जी में काफ़ी हंगामा हुआ है, काफ़ी कार्रवाई की बात चल रही है। फिर आपको मुख्यमंत्री हरित योजना क्यों प्रभावी नहीं हो रहा है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना की क्या स्थिति है। इन सभी जो विभागीय योजनाओं या दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप है, उनका व्यवहारिक जानकारी भी इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में दिया जाना जरूरी है। तो मैं खासकर जो प्रशिक्षण कार्य में जो प्रशिक्षक शामिल होते हैं या जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको तो का दायित्व है कि यदि आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो व्यवहारिक पहलू को भी रखें। यदि हम कोऑपरेटिव लॉ पढ़ाते हैं तो कोऑपरेटिव लॉ में क्या जुडिशियल रिव्यू आया है, उसकी भी चर्चा करना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे एक 41(5) का मैं उदाहरण देता हूँ। बिहार सहयोग समितियाँ अधिनियम 1935 की धारा 41 की धारा 5 है, जिसमें कहता है कि बहुसंख्यक समिति के सदस्य त्यागपत्र दे दें या कार्यकारिणी के सदस्य त्यागपत्र दे दें, या फिर 50% से कम स्थिति रह जाए तो उसको अक्रमित किया जा सकता है। तो हाल ही में एक न्यायिक निर्णय 2025 में आया कि इसको रजिस्ट्रार के यहाँ रिवीजन में जाया जा सकता है इस ऑर्डर पर। तो कहने का मतलब है कि जो अद्यतन प्रोग्रेस हो रहा है, राष्ट्रीय सहकारी नीति क्या संभावना का द्वार खोल रही है, या फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग के क्षेत्र में क्या नए नए आयाम आ रहे हैं, या फिर नॉन क्रेडिट सेक्टर में किन संभावनाओं को फोकस किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और विभाग को कम से कम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को एक बार फिर से रिवाइज करके ज़रूरत के अनुरूप ढालना चाहिए, क्योंकि विभाग की काफ़ी राशि खर्च हो रही है। अब विभाग ने एक बहुत अच्छा ही प्रशिक्षण नीति भी बना के रखा है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।